नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस वैदिक खासी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस और देखते हैं डिटेल में वो चर्चा में क्यों है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को अपना प्यार देंगे तभी जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इससे न केवल आपको यूपीएससी, किसी भी स्टेट के पीसी एग्जाम की जितने भी करंट अफेयर हैं उनका डिटेल एनालिसिस कंप्लीट होगा, बल्कि चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, फोर्स के एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम हो या फिर किसी भी तरह के एग्जाम हो, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर कवर तो करता ही है। साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में आपकी समझ है और उसके पीछे क्या लॉजिक है और पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी समझ को भी विकसित करने की हेल्प करता है। तो इसे, यदि आप चाहते हैं कि आप इसको सही से भरपूर ज्ञान उठा फायदा ले पाएँ, तो आप करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने नियर वन के साथ शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे वो भी इस फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकें और अपने करंट अफेयर को अपडेट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। उससे पहले आज मैंने सोचा कि एक देश बारी बारी से कुछ ऐसे करंट अफेयर उठाए जाएं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो और एक ही क्वेश्चन आपको कई सारे आंसर मिलें। जैसे आज मैंने देश लिया है, वो है स्विट्जरलैंड। तो आपको ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड की स्थिति बताओ, तो ये यूरोप के अंदर है। इसकी राजधानी की बात आएगी, इसकी राजधानी है जेनेवा। इसका जूम करके आप देखें, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, जेनेवा। उसका कुछ मैप इस तरीके से है। इसको मैंने क्यों लिया कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे संस्थान है वो क्या है, जेनेवा के अंदर स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड क्या है, यूरोपीय संघ का एक हिस्सा है। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से संस्थान वहां पे हैं और उनके नाम आप देख लीजिएगा। वो अक्सर पूछे जाते हैं किस देश के अंदर स्थित है। उस देश की राजधानी मैंने बताई दी आपको, स्विट्जरलैंड। उसकी राजधानी जेनेवा। जेनेवा के अंदर सबसे पहले है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जेनेवा के अंदर है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो भी जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पे, जेनेवा के अंदर है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोलिसिस्ट, आईएफआरसी, अर्थात ये जो मेडिकल संबंधित है वो भी कहाँ पे, वो भी जेनेवा के अंदर है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीयू, और आपको आपने देखा होगा डब्ल्यूईएफ, ये सारे कहाँ पे हैं, ये भी जेनेवा के अंदर हैं। ये सारे हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के अंदर स्थित है। तो ये थे आज का प्रमुख मैन जो था, जिसमें आपको अक्सर आपसे पूछा जाएगा ये बताइए इसकी राजधानी क्या है या फिर ये कहाँ पे स्थित है। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा। जेनेवा के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है, ये इसमें स्थित है। तो आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या ऑर्डर दिया है कि जो भी लोग क्या करते हैं, बिल्डरों से घर खरीदते हैं, तो उनके शोषण से बिल्डरों के शोषण से बचाने के लिए उनको तुरंत वहां पे कब्जा मिले और किस जो डिलीवरी होती है, जो बिल्डर बना के रख देते हैं, उनमें डिले ना हो, उसके लिए दोबारा शेड्यूल तैयार करने के लिए उन्होंने बात कही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जो नियंत्रण रेखा है अर्थात एलओसी है, लाइन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ है, उस पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कुछ देर के लिए गोलाबारी होने की खबर है। इस साल फरवरी के बाद से वास्तविक सीमा के कश्मीरी घाटी में खंड में यह पहला उल्लंघन है। तो देखते हैं कि यहाँ पर सीज फायर के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। निरस्त्रीकरण सम्मेलन अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट जेनेवा में आयोजित किया गया, इसीलिए मैंने बताया स्विट्जरलैंड में भी ऊपर बताया था, वही जेनेवा की बात हो रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो पिछले अक्टूबर में तथाकथित तौर पर उन्होंने हलफनामा दायर किया था कि हरे और जो बेहतर हमने मॉडिफाइड पटाखे तैयार किए हैं उनका यूज किया जाए, उसकी तरह से अब सुनवाई अच्छी तरीके से करेगा और ये डिसाइड करेगा कि दीपावली पे आतिशबाजी होनी होगी या नहीं होगी, अगर होगी भी तो किस तरीके की होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे अभ्यास मिलान के बारे में। और इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी हाल ही में क्या किया है, दूर दराज के क्षेत्र हैं तो उनमें क्या किया, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ड्रोन से अपनी जो वैक्सीन वगैरह है, दवाएं उनको वितरित करने की संकल्पना की है। उसी को देखते हुए ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए इन सारे करंट अफेयर्स को देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में है। उसके अलावा अगर आपसे टॉपिक आएगा केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के जो कमजोर तबके हैं उनके लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और इन योजनाओं का प्रदर्शन क्या है, उन पर उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो भी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अर्थात रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी अधिनियम 2016 में कुछ चेंजमेंट लाए गए हैं, जिससे क्या हो, जो बिल्डर हैं वो जो आपको अगर आप घर अपना बुक करते हैं तो उसका क्या करें, शोषण ना कर पाए। तो देखते हैं इसमें किस बारे में बात कही गई है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको लाने की आवश्यकता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो बिल्डर होते हैं या जो एजेंट होते हैं और जो मकान खरीदने वाले होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो उस एग्रीमेंट को
एक मॉडल फॉर्म की कमी पर एक याचिका डाली गई है। इस याचिका में ये कहा गया है कि 2016 का जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी था रेरा है, इस अधिनियम को शायद ही लागू किया गया है, जिसमें क्या हो एक मॉडल फॉर्म आए जिससे लोगों को सही से समय पर उनको घर वापस मिल जाए। इससे होने क्या है कि जो आम नागरिक है वो क्या करता है, जो अपना घर रख जो वैसे वो अक्सर किराए पे रहते हैं, अब वो चाहते हैं उनकी कमाई से उनका क्या हो अपना खुद का घर हो, तो इसलिए वो क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी डीलर में के साथ। लेकिन इसमें अक्सर ये देखा गया है कि वो अपना इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करते करते कहते हैं गरीब हो जाते हैं, लेकिन बिल्डर क्या करते हैं अपने वादे के मुताबिक वो उस टाइम पे घर नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं उनका शोषण करते हैं। इसके बारे में इस पर ध्यान आकर्षित किया गया है। तो जो याचिका डाली गई उसमें याचिकाकर्ता ने रेरा की धारा 41 और 42 की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है। और उन्होंने ये बात बोली है कि धारा 41 में केंद्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना अनिवार्य की गई, उसको बनाया जाए। उसके बाद में धारा 42 में ये भी कहा गया है कि जो काउंसिल होगी उसमें अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी, प्रमुख नीतिगत बदलाव करेगी और ये आश्वस्त करेगी कि बिल्डरों और प्रमोटरों द्वारा जितने भी कंज्यूमर हैं उनके हितों को बाधित नहीं किया जाएगा और रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से विकास को तैयार किया जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि 1 साल में घर बनाकर आपको देंगे तो 1 साल में उन्हें घर बनाकर देने चाहिए। तो इस रियल एस्टेट जो विनिमय और विकास अधिनियम 2016 है उसके बारे में बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य करता है और जितने भी हितधारक हैं उनके बीच जुड़ाव को फिर से प्रभावित करता है। इससे होगा क्या, लोगों को समय पर अपने घर में बने मिलेंगे और साथ ही साथ क्या होगा, जो उनके आवश्यक जो उनमें देरी होती है वो नहीं होगी, अगर देरी होगी भी तो उनका मुआवजा उन्हें दिया जाए, ऐसे कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है, केंद्र द्वारा अधिनियम को रियल एस्टेट क्षेत्र की उनकी सफाई, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और हितधारकों के बीच में निष्पक्षता की शुरुआत करने के प्रयास के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा इसमें क्या है कि जब ये डेवलपर्स इस तरह के कानून के दायरे में आएंगे तो न केवल लोग उपभोक्ताओं को विश्वास बढ़ेगा इनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, साथ ही साथ क्या होगा कि वहां पे उनको उपभोक्ताओं की स्थिति को ये और मजबूत बनाएंगे, सशक्त करेंगे। जिससे क्या होगा, अभी तक ये भी महसूस किया जा रहा था कि इसमें क्या है, जो ये भी अधिनियम रूल रेगुलेशन बनाए गए इसमें क्या है, जो ऑर्गेनाइजर सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनकी ओर से आवासों की मांग को अभी तक क्या किया था स्थानांतरित कर देगा और क्या करेंगे ये अपनी शर्तों से अंदर रहते हुए बेहतर तरीके से अच्छे से डेवलप करेंगे मकानों को। साथ साथ ऐसी बात की गई है इसमें ऐसे प्लेयर्स के बारे में अधिनियम ये बात स्वागत करने वाली कही गई है कि इससे क्या है, जो अभी विश्वास है डेवलपर के बीच में, क्योंकि जब वो सही से काम नहीं करते तो लोग डेवलपर को विश्वास नहीं दिखाते हैं। हो सकता है कुछ बिल्डिंग डेवलपर ऐसे हों जो टाइम पे दे दें तो उनका भी विश्वास अब इससे बढ़ेगा और लोग भी उन पे भरोसा कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो जल्दी से बन पाएगा और उससे लोगों को भी अपने घर की जो इच्छाएं हैं और जो उनकी एक ड्रीम होता है वो पूरा कंप्लीट होगा। आइए बात करते हैं 2003 का युद्ध विराम समझौता के बारे में। तो जम्मू कश्मीर को बाढ़ से लगातार नियंत्रण रेखा, फिर इस बार अभी हल्की गोलाबारी हुई जो इस साल की पहली थी, तो उसमें देखते हैं सीज फायर का क्या उल्लंघन हुआ क्या है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो अगर आपसे भारत उसके पड़ोसी देश से संबंध आए या फिर ये आए कि कहाँ क्षेत्र स्थित है तो उससे आपके क्वेश्चन यहाँ पे फंसेंगे। इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर 2003 के संघर्ष जो विराम समझौता है उसको सख्ती से पालन करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया था। तो सबसे पहले देखते हैं बात कहाँ पे हो रही, तो आपको बता दें सबसे अभी जो हम वर्ल्ड अपना इंडिया का मैप दिखाते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। देखिए ऊपरी हिस्सा है ये वाला, ठीक है, जब हम मैप दिखाते हैं ये वाला, लेकिन रियलिटी है क्या, वो रियलिटी कुछ इसमें अलग है। वो अलग रियलिटी क्या है वो थोड़ा और हाईलाइट करके देखते हैं। रियलिटी क्या है कि जो आप ये लाइन देख रहे हैं इस लाइन को बोला जाता है एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किसका है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री करती है। और जो ये लाइन है वो एलएसी है जो इंडिया और चाइना के बीच में नियंत्रण रेखा को दर्शाती है, इसका नाम है ये है एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो आप अक्सर जब अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो न्यूज़ में आपने क्या सुना होगा कि इन जगहों में गोलाबारी, जैसे आपने सुना होगा उरी, इसमें मूवी बनी है, पुलवामा में अटैक्स हो चुका हो ये वाला हुआ है, पुंछ की बात सुन, रजौरी सुनी होगी, जम्मू सुना होगा। यहाँ पे क्या होता है अक्सर गोलाबारी होती रहती है। ऐसे ही अगर यूके में जाएंगे तो कोटली है, भीमबार है, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर अक्सर से ये लगातार फायरिंग होती रहती है। तो इसी को रोकने के लिए क्या गया, सीज फायर के एक नियम बनाए गए थे, युद्ध विराम समझौता किया गया था जो क्या किया गया 2003 में। तो आपने अब लोकेशन समझ ली है। अब लोकेशन बारे में बात करते हैं, हुआ क्या था। जब कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, उसके 4 साल बाद नवंबर 2003 में युद्ध विराम समझौता किया गया। 26 नवंबर 2003 को भारत पाकिस्तान सीमा के पूरे हिस्से में अब युद्ध विराम प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। इसने श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, रावलकोट मार्गों को खोलने की सुविधा प्रदान की। साथ ही साथ जो 60 सालों में पहली बार क्या हुआ था, कश्मीर को जोड़ने के लिए जो एलओसी था, जो पीओके और इंडिया जो कश्मीर के अंदर बस और ट्रक सेवाएं को मार्ग बनाया गया था। साथ ही साथ नियंत्रण रेखा के आर पार आपको संपर्क स्थापित करने, आदान प्रदान करने और वहां पर यात्रा करने और ट्रेड करने के लिए इसको प्रोत्साहित किया गया था।
तो इस युद्ध विराम समझौते ने भारत को एलओसी के पास एक बाढ़ के निर्माण को पूरा करने में सक्षम बनाया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक बाउंड्री बना पाई ताकि पाकिस्तान की कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जा सके। इस प्रोजेक्ट जिसने कुछ दशक पहले शुरू किया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि लगातार पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया, वहाँ पे फायरिंग की, जिससे क्या हुआ, ये समझौता क्या हुआ, निलंबित हुआ। लेकिन इस समझौते के महत्व की बात की जाए तो 2003 का जो संघर्ष विराम समझौता था, वो एक मील का पत्थर उस टाइम पे साबित हुआ था, क्योंकि वर्ष 2006 तक इस पे कोई उसने शांति ला दी थी। 2003 और 6 के बीच में वहाँ पे क्या हुआ था कि ना ही भारत के जवानों ने ना ही पाकिस्तान जवानों ने कोई वहाँ पे गोलाबारी की। इसके अलावा 2006 के बाद वहाँ पे क्या हुआ, फिर संघर्ष विराम जो उल्लंघन था संघर्ष विराम का, वो होता रहा और उनकी आवृत्तियां फ्रिक्वेंसी बढ़ती रही। 2003 के विराम समझौते का पालन करने के लिए 2018 में फिर से समझौते को हाल ही के वर्षों में संघर्ष विराम उल्लंघन की संख्या में वृद्धि हुई थी, तो अब उसको बोले जा रहा है 2018 फिर से वृद्धि देखेगी, अब कह रहे हैं कि इसको थोड़ा अपनाइए। तो उसमें चिंता वाली बात क्या है कि चलो हम इसको युद्ध विराम समझौता फिर से अपना लेते हैं, लेकिन लगातार हम पे ये सवाल उठते रहते हैं, सवाल निशान लगता रहता है कि क्या ये जो कमिटमेंट किया जा रहा है ये कब तक रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें विशेषकर जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में क्या होता है, ऊपर से पाकिस्तान ऊपर साइड है कश्मीर में, तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में बर्फ पिघलती है। जब जैसे ही बर्फ पिघलना चालू होती है तो कश्मीर घाटी में गर्मी होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पाकिस्तान अपनी आतंकवादी घुसपैठ की लगातार स्थितियों को बढ़ा देता है। साथ साथ ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से पाकिस्तान को घाटी में आतंकवाद बढ़ाने का मौका मिल जाता है। तो कब तक इस पर विश्वास किया जाएगा, नहीं बढ़ाएगा, इसके बारे में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आइए बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मेंट अर्थात निःशस्त्रीकरण का सम्मेलन के बारे में, जो कहाँ पे आयोजित किया गया है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के अंदर। अगर टॉपिक देखें तो ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनके बारे में बात की गई। यहाँ पे लगभग 65 देश शामिल होते हैं, उनके फ्लैग लगाए गए, तो इसके बारे में बात करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हथियार हैं, ऐसे जो विनाशकारी हथियार हैं, मानव सभ्यता के विनाश कर सकते हैं, लोगों के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं, उनके बारे में इसमें बात कही गई है कि उनके सामूहिक विनाश को क्या किया जाए, रोका जाए। तो इस सम्मेलन में भारत ने क्या बोला है, भारत ने बोला है कि सामान्य जो लगातार सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं, बम होते हैं, एटम बम है, रासायनिक बम है, तो उनके प्रसार को, उनके वितरण को उसने गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ भारत ने ये बोला है कि ऐसे हथियार क्या करेंगे, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को क्या करते हैं, खतरे में डाल देते हैं। तो इसके आगे इन्होंने ये बात बोली है कि ऐसे भी संभावना, भारत कह रहा है कि ऐसी भी संभावना है कि हथियार अगर आतंकवादियों के पास पहुंच गए तो वैश्विक समुदाय इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए एकजुट जब तक नहीं होगा तब तक हम इस वैश्विक खतरे को नहीं निपट सकते हैं। इसलिए क्या है, कहीं ना कहीं इसकी अच्छे से उचित देखभाल की जाए। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि रासायनिक हथियारों का जो सम्मेलन हो रहा है उसके पूर्ण और प्रभावी जो आप कार्यान्वयन चाहते हैं उनका समर्थन वो खुद करता है। इसके अलावा क्या करे, पूरा विश्व एकजुट हो और साथ ही साथ जो OPCW जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको और मजबूत किया जाए, तभी ये बात कंप्लीट होगी। तो आइए देखते हैं कि निःशस्त्रीकरण सम्मेलन होता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मेंट होता है, डिसआर्मेंट यानी निःशस्त्रीकरण के शस्त्रों को हटाना, एक क्या है, बहुत से देशों से मिलकर एक मिला हुआ मंच है जो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जिनेवा में पॉलिस डेंस नेशन पर आधारित हथियारों के नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण समझौते पर बातचीत करने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ लोग आकर बातचीत करते हैं कैसे हथियारों को कम किया जाए। साथ ही साथ जिनेवा में अलग अलग पर साल, एक साल के अंदर 3 अलग सत्रों में यहाँ बैठकें हो जाती हैं। इस सम्मेलन को पहली बार 1979 में 1979 में निःशस्त्रीकरण समिति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक पक्षीय एकल बहुपक्षीय निःशस्त्रीकरण वार्ता के रूप में स्थापित किया गया था। साथ ही साथ इसको 1984 में ये नाम दिया गया। इसके गठन, तो इस तरह इसका गठन कब होता है, 1984 में। इसमें सदस्य हैं 65। सम्मेलन में एक स्थायी एजेंडा एक बनाया जाता है जिसे डिके लॉग के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से, मतलब क्या क्या इसमें बातें की जाती हैं सम्मेलन के अंदर, कि परमाणु हथियारों से संबंधित बातें की जाती हैं, या फिर सामूहिक विनाश के हथियारों के बारे में बात की जाती है, पारंपरिक हथियारों के बारे में बात की जाती है। लगातार देशों को कहा जाता है कि अपने सैन्य बजट में कमी करें, शस्त्रों को ज़्यादा खर्चा ना करें, जो आर्म फोर्स है उनमें भी कमी लाएं और डेवलपमेंट करें निःशस्त्रीकरण का और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दें। अगर इसके राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र से देखें का क्या संबंध है, तो ये औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है, लेकिन जब भी क्या होता है कि इसको कोई अगर विभिन्न तरीके इसमें लाए जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र को इसको सूचित किया जाता है। इसमें टॉप एक बात आई है, OPCW भारत ने बोला है कि जो OPCW है इसको और मजबूत किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके फुल फॉर्म देखें, इसके OPCW की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, अर्थात रासायनिक हथियारों को प्रसारित करने का ये संगठन है। ये इसकी बिल्डिंग जिनेवा में स्थित है। तो ये अप्रसार संधि की शर्तों को लागू कराने वाला और साथ ही साथ रासायनिक हथियार सम्मेलन 1997 द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें जो लोग साइन कर लेते हैं वो क्या करते हैं, उनके राज्यों के अंदर जो भी रासायनिक केमिकल वेपन्स है उनका उपयोग करना, उनका स्टोरेज करना या उनका किसी और को देना प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
साथ ही साथ ये उन देशों में लगातार जो साइन कर लेते हैं उनको क्या मॉनिटरिंग भी करता है, देखता है कि उनके जो रूल्स हैं उनको पालन कर रहा है ऐसे देश। तो ओपीसीडब्ल्यू को संयुक्त राष्ट्र के बीच में 2001 में समझौता इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसमें क्या हुआ है कि जो भी ये निगरानी करेगा, जो भी मॉनिटरिंग करेगा, वो क्या करेगा, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कार्यालय के माध्यम से इसको रिपोर्ट करता रहेगा। साथ ही साथ ये रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए व्यापक प्रयासों को जो इसके देखे गए, उसी के इसके कार्य को देखते हुए 2013 में इसको नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखना, इसको, इस संस्था को नोबेल शांति ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन अर्थात रासायनिक हथियारों की प्रतिशत संधि जो संगठन है, उसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2013 में। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 से लिंक टॉपिक के बारे में। तो अभी देश के अंदर पटाखों में जो प्रतिबंधित रसायन है उसके चक्कर में उनको खत्म किया जाए, बंद किया जाए, कैसे यूज किया जाए, इसके ऊपर उठापटक चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ देखा जा रहा है क्या कहा जाता है। और टॉपिक का लिंक देखें, पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण से संबंधित मुद्दे उसमें ही आएगा। और ये मुद्दा है जो भी है उसको समझने से पहले अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में जान लेंगे, उसमें फायदा हमें ही होगा कि हम अपने पटाखे चलाते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसमें क्या पर्यावरण के प्रभाव होते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, बुरा होता है तो कितना बुरा होता है, उसके बारे में भी हमें हमारी दैनिक समझ को विकसित करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि आखिर मुद्दा है क्या। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अदालत को ये सूचना दी है कि जो अक्टूबर 2018 में इसमें जो फैसले दिए थे कि पटाखे ना चलाए जाएं, उसमें और सारे शोध और विकास हुए हैं। उसी के आधार पर अब उनको नए उसने हलफनामा दिया है। इस अदालत से उन्होंने ये गुहार की है कि जो ग्रीन या बेहतर पटाखे जो विभिन्न प्रस्तावों और फॉर्मुलेशन पर विचार करने के बाद जो बनाए गए हैं, उन पर भी ये आग्रह किया जाए, जिसे मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में अदालत के समक्ष अपने हलफनामे में पेश कर दिया गया है। तो अदालत उनको देखे, उनको समझे और उन पर अपने निर्णय दे। तो अभी देखें अदालत ने क्या किया है, अदालत ने क्या निर्णय दिया था। अदालत ने 23 अक्टूबर 2018 को एक फैसला देते हुए दिल्ली और एनसीआर रीजन में पटाखों की बिक्री, उनके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और देश भर में पटाखों के उपयोग को भी नियंत्रित करने की बात कही थी। और साथ ही साथ इसमें जो पटाखे जो बेरियम जो तत्व है उसके द्वारा जो मिलकर पटाखे बनाए जा रहे थे, उसे उसने विशेष रूप से प्रतिबंधित किया था कि बेरियम खतरनाक स्तर से पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा था। इसके अलावा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाई। और ये जो फैसला लिया गया था, इस फैसले में इसके पीछे ये निर्धार था कि जो इसमें वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में पटाखों के निर्माण, उनकी बिक्री पर प्रतिबंध जब लग जाएगा, तो ऐसी मांग और वाली याचिका जब आया था उसका ये जवाब था। तो उससे ये उम्मीद की गई थी पटाखे कम चलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको पर्यावरण प्रदूषण न केवल एनसीआर में बल्कि पूरे देश स्तर पर भी कम होगा। और पटाखों के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर हाल की टिप्पणियां देखी जाए, तो पटाखे पर प्रतिबंध लगाने वाले विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कुछ लोगों ने ये जायज किया था कि अगर आप पटाखे बंद कर देंगे तो क्या होगा, जो उसमें जो पटाखे क्षेत्र में लगे हुए जो लोग हैं, उनकी जो वर्कर हैं, उनके क्या होगा, उनके आजीविका छीन जाएगी। तो उन्होंने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में हम अन्य जो बचे हुए नागरिक हैं उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कैसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर उनका रोजगार छिनेगा तो उसके आधार पर हम इसको हाँ बोल दें, जिससे क्या हो, कई लोगों का जीवन खतरे में आ जाए। साथ ही साथ रोजगार, बेरोजगारी और जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। और इसी को देखते हुए उन्होंने बोला था कि ये पटाखे इस टाइप के बंद किए थे। तो आइए देखते हैं पटाखे काम कैसे करते हैं। पटाखे क्या है, दहन प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ये बहुत सारा एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ कुछ केमिकल भी उत्पन्न करते हैं। इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, इससे परिणाम से क्या होता है, वहाँ बहुत तेज विस्फोट होता है और अत्यधिक गर्म हीट भी फैलाते हैं पर्यावरण वातावरण के अंदर। आपको पता हो, ये पटाखे आप चलाते हो तो सबसे पहले हीट फैलती है, बारूद में बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, वो भी वातावरण में फैल जाते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ क्या होता है कि उन पटाखों के द्वारा ही यहाँ पर आपको ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा आ जाता है। तो जो विस्फोटक मिश्रण में होता है, इसमें धातु के लवण क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं और प्रकाश को भी उत्सर्जित करते हैं। तो देखते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब ये मिश्रण की धातुएं जो मिलकर पटाखे बनते हैं, तो जब इनमें जलाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन के रूप में जब बाहर आते हैं, तो उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो वेवलेंथ वाली तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है, रंग तो अच्छे उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन एक अध्ययन से यही पता चला है कि इससे जो जब पटाखे जलते हैं तो प्रदूषण क्या होता है, एक असामान्य स्तर पर आगे पहुंच जाता है। इसके अलावा वहां पे गैस के कण और धूल के कण भी फैल जाते हैं वातावरण के अंदर, जो क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मिलान जो कि इटली में स्थित है, वहां पे एक रिसर्च की गई थी, उसमें ये पाया गया था कि हवा में कई तत्वों के स्तर में 1 घंटे में कई इस लेवल की वृद्धि हो जाती है। जिसमें अगर बात की जाए, स्ट्रोटियम के लिए 120 गुना वृद्धि हुई, मैग्नीशियम के लिए 22 गुना, बेरियम के लिए 12 गुना, पोटेशियम के लिए 11 गुना और कॉपर के लिए 6 गुना वृद्धि हुई थी उन पटाखों चलने के बाद में। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, पर्यावरण बहुत काफी हद तक प्रभावित होता है और वो कहीं ना कहीं मानव के लिए आप देखेंगे कि प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो आइए कुछ समझते हैं
कि जो आप पटाखे देखते हैं उसमें कहीं लाल रंग होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, हरा होता है, उसमें पीछे क्या, जब लाल रंग होता है उसमें स्ट्रोटियम सॉल्ट मिलाया जाता है, ऑरेंज के लिए कैल्शियम सॉल्ट मिलाया जाता है, पीले करने के लिए सोडियम सॉल्ट मिलाया जाता है, ग्रीन जब होता है तो बेरियम सॉल्ट मिलाया जाता है, अगर नीला रंग आपको निकालना है तो कॉपर सल्फेट डाला जाता है, पर्पल के लिए आपको कंबाइंड कॉपर एंड स्ट्रोटियम डाला जाता है, सिल्वर के लिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, और जब बिल्कुल व्हाइट कलर चाहिए होगा तो आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम वाले तत्व डाले जाते हैं। ये सारे क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 में दिल्ली में एक स्टडी की और उसने पाया था कि दीपावली की रात को एल्यूमिनियम, बोरियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन और स्ट्रेटियम का स्तर कई अधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह से एपिसोडिक स्पाइक चीन और यूके के दर्ज किए गए हैं। ऐसे भी उन्होंने स्टडी में देखा गया था कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण लोगों और जानवरों के स्वास्थ्य पर लगातार प्रभावित करते हैं और भारतीय शहरों से पहले ही खराब परिवेश वायु गुणवत्ता को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे वायु प्रदूषण तो वैसे ही बढ़ा हुआ है। 2-3 कंट्री तो वर्ल्ड के टॉप 10 में रहती है प्रदूषण के स्तर पर। पटाखे चलेंगे तो और भी क्या होगा, पर्यावरण दिक्कतें बढ़ेंगी। इससे इसके क्या इसके रिजल्ट क्या आएंगे कि इस मुकदमेबाजी में हुआ क्या, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया और अदालत के आदेश में इस्तेमाल किए गए रसायनों के प्रकार के साथ साथ उनकी मात्रा को भी क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। और उसमें ये बोला गया कई पटाखे ऐसे भी जो ध्वनि स्तर है उसकी सीमा का भी उल्लंघन करते हैं। तो इन्हीं के ऑल्टरनेटिव रूप में क्या क्या ग्रीन क्रैकर्स यानी ग्रीन पटाखे की बात कही गई और देखते हैं कि ग्रीन पटाखे क्या पर्यावरण में वाकई में इतनी हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के और ने अपने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो कि नागपुर में स्थित है उसके माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पटाखे बनाए हैं ग्रीन क्रैकर्स, जिसमें क्या होगा, जो उत्सर्जित जो प्रकाश होगा और ध्वनि होगी वो क्या होगा, वो स्तर कम होगा। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का ऑक्सीजन के रूप में 30% तक कम पदार्थ मिलाए गए हैं। तो ये कुछ ग्रीन पटाखे कुछ इस तरीके से दिखते हैं, वो इस तरीके से कलर निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इन पटाखों को सेफ वाटर रिलीजर का भी नाम दिया गया है, ग्रीन क्रैकर्स का ही नाम है सेफ। अगर आपसे ही नाम आ जाए कि सेफ वाटर रिलीजर क्या है, तो सेफ वाटर रिलीजर क्या है, सेफ वाटर रिलीजर इन पटाखों का नाम है जो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के उपयोग को कम करते हैं। जिससे क्या होगा, जो पारंपरिक पटाखे हैं उनकी जो आवाज जैसी निकलती है, आपको आवाज से मतलब होता है बच्चे आवाज से तो आवाज बराबर रहेगी, लेकिन क्या होगा, इनमें एल्यूमिनियम का काफी कम स्तर पर उपयोग किया गया है और साथ ही साथ में सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट को भी सुरक्षित स्तर का इसमें उपयोग किया गया है। तो अगर समय में देखें, प्रेजेंट टाइम में समय की मांग क्या है, तो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेते समय हमें पटाखा निर्माताओं के जो आजीविका जिनको मिल रही है, जिनको रोजगार मिल रहा है, उसके अलावा जो उनके मौलिक अधिकार, आजीविका का मौलिक अधिकार, साथ ही साथ जो देश के अंदर 130 करोड़ लोग हैं उनके स्वास्थ्य के अधिकार को, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना होगा और तालमेल बनाते हुए हमें कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद करते हैं कि ऐसे निर्णय आए। आइए बात करते हैं अभ्यास मिलान के बारे में। तो भारत अगले साल की शुरुआत में अपने सबसे बड़े नौसैनिक जो अभ्यास है, ये ध्यान रखना, ये नेवी अभ्यास है, एक्सरसाइज मिलान, इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है और इसके लिए उसने 46 देशों को आमंत्रित भी किया है। अभ्यास में सभी जो क्वाड देश हैं, क्वाड देश जापान है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उनको भी इसमें भागीदारी दिखाई देगी। इसके अलावा आपने पता होगा जो पोर्ट प्लेयर है उसमें अब तक इसको जो अंडमान निकोबार पोर्ट प्लेयर है, सॉरी, ठीक है, जो पोर्ट प्लेयर था वहां पर इसको आयोजित किया गया था, लेकिन अब इसमें क्या किया जाएगा, उसको विशाखापट्टनम में जो आंध्र प्रदेश पास स्थित है वहां पर उसको स्थानांतरित किया जाएगा और वहां पर अधिक स्थान को मिलेगा, अधिक सुविधाएं मिलेंगी, वहां पर उसको आयोजित करने की बात कही गई है विशाखापट्टनम के बाद में। फिर मिलान एक्सरसाइज एट सी कॉमर्स आप देखिए, इसमें इस तरीके से सारी एक्सरसाइज की जाती हैं। उसमें ये जो नीचे फ्लैग बने हुए हैं ये कंट्री उसमें भाग करती हैं और भारत ने इसमें क्या बोला है, अपने समुद्रों अक्रॉस सभी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच में क्या करने के लिए, अपना मित्रता बढ़ाने के लिए इसने 40 देशों को भी आमंत्रित किया हुआ। और ध्यान रखना ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मणिपुर में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी का मॉडल शुरू हो चुका है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR की ड्रोन प्रतिक्रिया और आउटरीच अर्थात आई ड्रोन को हाल ही में मणिपुर में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, इस डिलीवरी मॉडल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है जितने भी जीवन रक्षक टीके हैं और दवाइयां आप सभी तक पहुंच सकें। पहली बार ये मॉडल दक्षिण एशिया में एक मेक इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए 1215 मिनट के अंदर 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर विष्णुपुरा जिला अस्पताल से लोकतक झील जो मणिपुर में स्थित है वहां से करंगदीप तक ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखना है, आप ये सिर्फ 12 से 15 मिनट में उन्होंने डिलीवरी दे पाई थी लोकतक झील से करंगदीप तक, ये मणिपुर के अंदर स्थित है। साथ ही साथ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसका प्रदर्शन किया जाता है। अगर वास्तविक दूरी देखी जाए तो इन स्थानों की 26 किलोमीटर दूरी थी जिसको कितने मिनट में, 15 मिनट में तय कर लिया गया था।
तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जितने भी दुर्गम इलाके हैं या दूर-दराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आसानी से आप कोई ट्रांसपोर्ट या तक नहीं पहुँचा पाएँगे, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मेडिसिन को आसानी से उपलब्ध करा पाएँगे और वैक्सीन जो हम लोग देख रहे हैं जिस स्तर पर, उसका भी कार्य आसानी से किया जा सकेगा। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर का एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आए होंगे। फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, उस दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप इसको अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा पढ़ने को भी मिले, तो अपना ईमेल अकाउंट इसमें लिखिए, तो आपको इसके पीडीएफ फॉर्म में आपको सारा ये आज का टोटल है वो आपको करंट अफेयर पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे और अपने हिसाब से उसको पढ़ पाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत तो आप लिखिए, तो उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा तैयारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।